In this video, we are going to start with one of the simplest chapter, and that is depreciation. बोलो, what is the name of the topic? Depreciation. ठीक है, अगर मैं depreciation के बारे में बात करूँ तो depreciation is covered under accounting standard 6. तो अगर हम लोग AS 6 के बारे में बात करेंगे तो इट मीन्स हम लोग depreciation के बारे में बात करेंगे, बराबर। अब डेप्रीसिएशन क्या होता है, कैसे होता है, ये सब लोगों को अच्छे से मालूम है कि डेप्रीसिएशन क्या होता है। हम लोग ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड पास किया हुआ है, हम लोग ने फाइनल अकाउंट किया है, पार्टनरशिप अकाउंट किया है, तो डेप्रीसिएशन क्या है सब लोगों को मालूम है। सिंपल मीनिंग में अगर मैं बात करूँ व्हाट इज डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन इज व्हाट, रिडक्शन। डेप्रीसिएशन इज व्हाट, रिडक्शन इन क्या, value of asset, right? What is depreciation? Depreciation is reduction in value of asset due to, क्यों value asset का value क्यों कम हो रहा है? Due to daily use, right? Wear and tear and passage of time. सर डेली यूज समझा, वियर एंड टीयर भी समझा कि रोज हम लोग उसको असेट को यूज करते हैं तो यहाँ खींचा तानी में या वहाँ पे उसका वैल्यू कम होता है। सर पैसेज ऑफ टाइम का मतलब क्या है? जैसे मान लो मैंने आज मोबाइल खरीदा, उसको है ना मैंने बॉक्स में से बाहर ही नहीं निकाला, 1 साल के बाद बॉक्स से बाहर निकाला, तो बताओ फटाफट क्या 1 साल के बाद उस मोबाइल का वैल्यू कम हुआ रहेगा कि जितने में खरीदा था उतना ही रहेगा? सर कम होगा ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पैसेज ऑफ टाइम। तो जरूरी नहीं एसेट को तुम यूज करेगा इसीलिए उसका वैल्यू कम हो रहा है, अगर टाइम गैप भी है तो भी उसका वैल्यू क्या होने वाला है, कम। ओके चलो, तो वंस अगेन एक बार देख लेते हैं क्या बोला हमने। डेप्रिसिएशन इज व्हाट, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू डेली यूज, वेयर एंड टेयर एंड व्हाट, पैसेज ऑफ टाइम। ओके चलो, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सर डेप्रीसिएशन जो है ये कौन सा टाइप ऑफ अकाउंट है। अब देखो डेप्रीसिएशन हम लोग चार्ज करते हैं असेट पे, कब चार्ज करते हैं? एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के एंड में। तो डेप्रीसिएशन है ना एक टाइप से बन जाता है नॉमिनल अकाउंट। क्या है ये? नॉमिनल अकाउंट। फटाफट बताओ व्हाट यू मीन बाय नॉमिनल अकाउंट। सर नॉमिनल अकाउंट मतलब एनी इनकम और एक्सपेंसेस व्हिच इज रिकरिंग इन नेचर। तो कॉमन सेंस से डेप्रिसिएशन क्या है? रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट का वैल्यू कम होगा मतलब हमारे लिए एक टाइप का लॉस है और वो हर साल होने वाला है, तो दैट बिकम्स नॉमिनल। क्लियर? ठीक है, फिर उसके बाद सर असेट इज व्हिच टाइप ऑफ अकाउंट? चलो तुम लोग ही बताओ व्हाट इज असेट। असेट बोले तो फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये कौन सा टाइप ऑफ अकाउंट है? सर इट इज रियल अकाउंट। वेरी, तो जो असेट होता है वो कौन सा टाइप ऑफ अकाउंट होता है? रियल। क्लियर? ओके, अब मुझे एक बात बताओ, अगर डेप्रिसिएशन अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट है तो क्या उसका मतलब क्या? सर कोई भी नॉमिनल अकाउंट होता है ना, कोई भी नॉमिनल अकाउंट, तो एट द एंड ऑफ द ईयर इट इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे अगर सैलरी हो गया वो भी नॉमिनल है, एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रांसफर टू पीएनएल। कमीशन हो गया, ब्रोकरेज हो गया, डिस्काउंट हो गया, एट द एंड ऑफ द ईयर विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल। वेजेस हो गया, एट द एंड ऑफ द ईयर इट विल ट्रांसफर टू ट्रेडिंग। पीएनएल बोले तो ट्रेडिंग पीएनएल कहीं ना कहीं तो जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर, अगर वो नॉमिनल अकाउंट है तो। अगर वो रियल अकाउंट है, अगर वो पर्सनल अकाउंट है, तो फिर वो पीएनएल अकाउंट में नहीं जाएगा, वो जाएगा बैलेंस शीट में, असेट में या फिर लायबिलिटी में। क्लियर? और हम सब लोगों को पहले से ही पता है कोई भी नॉमिनल अकाउंट में कभी भी हम लोग बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिख सकते। जब हम लोग बैलेंस कैरी डाउन लिख ही नहीं सकते तो जो भी बैलेंस है विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल, बराबर है।
तो जहां कहीं पे भी हम लोग बैलेंस कैरी डाउन लिखते हैं, इसका मतलब ये बैलेंस कैरी डाउन नेक्स्ट ईयर बनेगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो नेक्स्ट ईयर में लेके जाने के लिए वो जो भी बैलेंस कैरी डाउन होता है वो हम लोग बैलेंस शीट में लिखते हैं। कहाँ पे लिखते हैं? बैलेंस शीट। ओके, चलो ठीक है, सब चीज और डिटेल में अच्छे से पढ़ेगी। बट एज ऑफ नाउ मैंने क्या बोला, डेप्रिसिएशन बोले तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 डेप्रिसिएशन क्या है? रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू डेली यूज वेयर एंड टेयर पैसेज ऑफ टाइम। फिर यहाँ पे हमने क्या देखा, डेप्रिसिएशन इज नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन कब चार्ज करते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर, वो भी एवरी ईयर, राइट? इट बिकम्स नॉमिनल अकाउंट। वेयर एज अगर हम लोग असेट का बात करें तो असेट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? असेट इज रियल अकाउंट, राइट? और जो भी नॉमिनल अकाउंट होता है वो एट द एंड ऑफ द ईयर कहाँ पे ट्रांसफर होता है? एट द एंड ऑफ द ईयर इट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, तो ये चीज दिमाग में तुम लोग अच्छे से रखो। नाउ अब हम लोग आ जाते हैं इसके जर्नल एंट्रीज पे। जर्नल एंट्रीज, ठीक है? कौन कौन से जर्नल एंट्रीज हम लोगों को इस टॉपिक में देखने के लिए मिले? सबसे पहले एंट्री का अगर मैं बात करूं तो डेप्रीसिएशन अगर तुमको चार्ज करना है तो पहले असेट को खरीदना तो पड़ेगा। तो सबसे पहला एंट्री आएगा परचेस ऑफ असेट। परचेस ऑफ व्हाट? असेट। बोलो, असेट को खरीदा तो क्या एंट्री आएगा? सर असेट खरीदा तो असेट आया, असेट का बेसिक बैलेंस डेबिट, वो बढ़ाने के लिए फिर से डेबिट। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? असेट अकाउंट विल गेट डेबिटेड, राइट? तो यहाँ पे आ जाएगा असेट अकाउंट डेबिट, और बदले में क्या देना पड़ेगा? पैसा। तो टू कैश और बैंक अकाउंट। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहेगा कि हमने कैश में नहीं खरीदा, क्रेडिट में खरीदा, तो क्रेडिटर का नाम आ जाएगा, सिंपल। ट्वेंटी भी असेट अकाउंट डेबिट टू जिससे खरीदा उसका नाम। नॉर्मली अगर नाम नहीं दिया रहेगा तो अज्यूम कर लो कैश में खरीदा, और कैश में खरीदा तो बात खत्म हो गई। ट्वेंटी भी असेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। और ना अमाउंट हम लोग ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल चलो 5 lakhs। तो जो असेट है वो कितने का है? 5 lakhs, ठीक है? ये हो गया असेट को खरीदने का एंट्री, राइट? अच्छा सर, अगर मुझे एक बात बताओ, मैंने असेट खरीदा 5 लाख में, चलो ये वाला तो पॉइंट समझ में आ गया, लेकिन जो असेट है ना, मान लेते वो एक मशीन है, और वो मशीन इतना बड़ा है कि मेरे को इन्हें ट्रक करके लाना पड़ा, और ट्रक वाले को मैंने अलग से 20,000 रुपए और दिए, जिसको हम लोग बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। तो सर इसका क्या करना है? इस 20,000 के कैरेज इनवर्ड का क्या करना है? सर कैरेज इनवर्ड है मतलब एक्सपेंस है, हर साल होता है, तो इट इज नॉमिनल अकाउंट, बराबर है? नो, इट इज रॉन्ग। देखो हम लोग जो कैरेज इनवर्ड को जो हम लोग जानते हैं ना, वो कैरेज इनवर्ड होता है गुड्स पे। गुड्स हम लोग बार बार खरीदते हैं तो उस पर कैरेज इनवर्ड का जो खर्चा है वो बार बार होगा। लेकिन क्या हम लोग असेट्स बार बार खरीदते हैं? क्या हम लोग असेट्स हर साल खरीदते हैं? तो क्या ये असेट्स पे जो हम लोग खर्चा कर रहे हैं कैरेज इनवर्ड का, क्या वो खर्चा हर साल होगा? आंसर इज नो। इसका मतलब ये जो कैरेज इनवर्ड का खर्चा है इट इज रियल अकाउंट, क्योंकि ये खर्चा बार बार होने वाला नहीं है। सर तो क्या करें इसका? तो इस 20,000 को हमको क्या करना पड़ेगा? ओरिजिनल कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। ऐड टू ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट। तो सर फिर ये जो 5 lakhs है वो कितना हो जाएगा? तो ये जो 5 lakhs है इट विल बिकम 5,20,000। कितना बन जाएगा? 5,20,000। क्लियर? ओके सर। अच्छा सर मेरे को एक बात बताओ ना, अभी ये तो आपने बता दिया कि कैरेज इनवर्ड वाला खर्चा है, अगर मान लो मैंने आपको ये बोला कि अब मशीन मान लो मेरे फैक्ट्री में आ गया, अब वो मशीन कोई ऐसा तो आइटम है नहीं कि जिसको मैंने फेविक्विक से एक जगह पे चिपका दिया। अब वो मशीन है तो कॉमन सेंस उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पे हम लोगों को उसको सेटल करना पड़ेगा। तो वो हम लोग तो नहीं कर सकते, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इंजीनियर को बुलाना पड़ेगा।
और वो इंजीनियर हम लोगों को इंस्टॉल करके देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कभी एसी खरीद लेते घर पे एसी, तो एसी हम लगाते क्या? नहीं, तो हम लोगों को इंजीनियर को बुलाना होता है, वो आके एसी को फिट करता है, उसके चार्जेस अलग से लगते हैं, राइट? तो अगर मैंने तुम लोग को ये बोला कि यहाँ पे इंस्टॉलेशन के अलग से चार्जेस है, इंस्टॉलेशन चार्जेस है फॉर एग्जाम्पल 30,000। कितना? 30,30,000। तो भैया मुझे एक बात बताओ, इंस्टॉलेशन का चार्जेस है 30,000, राइट? मुझे बताओ क्या तुम रोज रोज इंस्टॉल करोगे? सर बिल्कुल नहीं। तो क्या ये नॉमिनल है? सर नहीं। तो ये क्या बन गया? रियल अकाउंट। और अगर वो रियल अकाउंट है तो क्या होगा? एड टू ओरिजिनल कॉस्ट। बात खत्म। ये क्या हो जाएगा? एड टू व्हाट? ओरिजिनल कॉस्ट। ओके, तो अब मुझे बताओ ये 5,20,000 कितना हो जाएगा? सर अब ये 5,20,000 बन जाएगा 5,50,000। कितना बचेगा? 5,50,000। क्लियर? हाँ सर, समझ में तो आ गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम लोगों को ऐसे बोलूं, मैंने असेट खरीदा 5 लाख में, उसको ट्रक में भर के लाया तो उसका 20,000 अलग से लगा, प्लस मैंने उसको इंस्टॉल किया, उसके 30,000 अलग से लगे, राइट? अब मैंने उसको एक दिन यूज किया, दूसरे दिन वेरी नेक्स्ट डे वो बंद पड़ गया। फिर मैंने क्या किया, उसको रिपेयर कराया, और रिपेयर में लगे 10,000 रुपीज अलग से, एक्स्ट्रा 10,000 रुपये। तो बताओ अब असेट का ओरिजिनल कॉस्ट कितना होगा? सर सिंपल है, 5,50,000 प्लस 10, 5,50,000 में 10,000 प्लस कर दो, इट विल बिकम 5,60,000। आंसर इज नो। ये जो रिपेयर है ये तुम्हारे ओरिजिनल कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। सर क्यों? अब ये रिपेयर जो है इट बिकम्स नॉमिनल अकाउंट। अब ये जो रिपेयर है ये तुम्हारे P&L अकाउंट में जाएगा एज व्हाट? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। सर क्यों ऐसे? क्योंकि रूल क्या बोलता है, तुमने असेट खरीदा, असेट को लाने का खर्चा हो गया 20,000, इंस्टॉलेशन का खर्चा हो गया 30,000, ये सब ना बार बार होता रहेगा, ये सब बार बार नहीं होगा। तो सर ये रिपेयर थोड़ी ना, अभी ये तो अभी एक ही दिन हुआ है, एक दिन हो या 1 घंटे हो, तुमने मशीन को चालू किया, मशीन चालू हो गया। एक बार मशीन जब चालू हो जाता है तो उसके बाद उस मशीन पे जो भी खर्चा होता है दैट इज रिकरिंग इन नेचर। मशीन को चालू करने से पहले तक का पूरा खर्चा एक बार, दैट विल बी योर रियल अकाउंट, दैट विल बी कैपिटलाइज्ड, दैट विल बी एडेड टू द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट। क्लियर? लेकिन एक बार अगर कोई असेट, अगर कोई मशीन चालू हो गया, तुमने उसको यूज करना शुरू कर दिया, और उसके बाद अगर कोई खर्चा हो रहा है तो दैट एक्सपेंस विल बी ट्रीटेड एज नॉमिनल अकाउंट, विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंस, विल बी transferred to profit and loss account. It will not be added to the original cost of the asset. याद रहेगा मैंने क्या बोला? अच्छा, क्या क्या पॉइंट बोला मैंने, बताओ। सर सबसे पहले आपने बोला असेट को खरीदा हमने, तो एंट्री क्या आएगा? असेट को खरीदा तो एंट्री विल बी असेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। क्रेडिट पे खरीदा तो असेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, राइट? फिर आपने कैरेज इनवर्ड का एग्जांपल लिया। कैरेज इनवर्ड रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग? अगर तुम लोग ने नॉर्मली सोचा कैरेज इनवर्ड, सर ये तो बार बार होता है, हर साल होता है, वो कैरेज इनवर्ड का बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वो जो तुम सोच रहे हो दैट कैरेज इनवर्ड विल बी इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। तुम गुड्स को बार बार खरीदते हो, उस गुड्स को खरीदते वक्त जो भी कैरेज इनवर्ड होता है वो बार बार होता है, वो नॉमिनल अकाउंट है, वो ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाना चाहिए। मैं कैरेज इनवर्ड गुड्स को खरीदने का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसको खरीदने का बात कर रहा हूँ? असेट्स को, मशीन को खरीदने का बात कर रहा हूँ। तो मशीन एक ही बार खरीदोगे तुम 5 साल में, 10 साल में, तो उस पर जो खर्चा होगा वो भी एक ही बार होगा। तो ये जो कैरेज इनवर्ड होता है ऑन परचेस ऑफ असेट और परचेस ऑफ मशीनरी, ये बार बार नहीं होता, ये सिर्फ
एक बार होता है, तो दैट बिकम्स रियल अकाउंट, इट शुड बी कैपिटलाइज्ड, इट विल बी एडेड टू द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट। इंस्टॉलेशन का चार्जेस है तो वो भी ओरिजिनल कॉस्ट में ऐड होगा। अगर कोई रिपेयर्स का चार्जेस है तो वो ओरिजिनल कॉस्ट में ऐड होने वाला नहीं है, क्योंकि रिपेयर हम लोग कब करते हैं, बताओ फटाफट, यूज करने के बाद। तो वो जो रिपेयर का खर्चा है दैट विल बी ट्रीटेड एज नॉमिनल अकाउंट, जो तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा एज रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, उसको हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। क्लियर? यस सर। ओके, एक छोटा सा पॉइंट मैं और बता देता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैंने ना एक कार खरीदा, क्या खरीदा, कार, लेकिन वो कार जो मैंने खरीदा ना, वो मैंने नया नहीं खरीदा, मैं नहीं खरीद सकता हूँ नया, तो मैंने सेकेंड हैंड खरीदा। कितने में खरीदा, मेरे को 50,000 में मिल गया फॉर एग्जाम्पल। कितने में मिला, 50,000। एंट्री, सर कैश कार अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, अमाउंट विल बी 50,000। वेरी गुड। अब मैंने क्या किया, वो कार को जब लाया ना, तो मैंने उसके ऊपर रिपेयर्स के खर्चे किए अलग से 10,000। सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदा तो उसका मिरर टूटा हुआ था, उसका यहाँ 2-4 जगह पे डेंट था, कलर अच्छे से नहीं था, तो मैंने सब कुछ उसमें खर्चा कराया और 10,000 रुपीज और खर्च हुआ। तो 10,000 रुपीज का मैंने उस पर रिपेयर्स का खर्चा किया। तो बताओ फटाफट, वो जो रिपेयर का मैंने खर्चा किया, इट इज रियल और इट इज नॉमिनल, इट इज रिकरिंग कि इट इज नॉन रिकरिंग? सर रिपेयर का खर्चा है तो कॉमन सेंस से सर नॉमिनल अकाउंट हुआ, तो फिर वो तो रिकरिंग ही होगा ना सर, रिपेयर तो गाड़ी पे तो बार बार होता है। आंसर इज रॉन्ग। देखो ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, मैंने कौन सा गाड़ी खरीदा, सेकेंड हैंड, सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदा, बराबर। क्या मैंने उसको यूज किया, सर आपने तो यूज नहीं किया, मैंने उसको यूज करने से पहले ही सब खर्चा किया, राइट? तो वो रिपेयर्स, वो मेंटेनेंस का जो भी खर्चा है, इट विल बी कैपिटलाइज। वो 50,000 में 10,000 ऐड होगा और उसका ओरिजिनल कॉस्ट विल बिकम 60,000। समझा मैंने क्या बोला? तो थोड़ा सोच समझ के जवाब दो। यूज करने से पहले का खर्चा सबका सब कैपिटल, सबका सब ओरिजिनल कॉस्ट में ऐड होगा। यूज करने के बाद का खर्चा सबका सब रेवेन्यू, वो तुम्हारे पीएनएल अकाउंट में जाएगा, कॉस्ट में ऐड होने वाला नहीं। क्लियर? ठीक। चलो ये हो गया अपना पहला वाला एंट्री, परचेज ऑफ व्हाट, असेट। अब ये परचेज हम लोग कब करेंगे, चलो मान लेते जब ईयर स्टार्ट हुआ डे 1, ठीक है। दूसरा एंट्री कब आएगा, सर दूसरा एंट्री डायरेक्टली ईयर के एंड में आएगा। क्या आएगा, डेप्रीसिएशन। चलो ठीक है, एंट्री नंबर 2 कब होगा, ये एंट्री नंबर 2 एट द एंड ऑफ ईयर, ईयर के एंड में, राइट? तो कौन सा एंट्री आएगा, डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन असेट। ये ऑन असेट को लिखने का जरूरत नहीं था, कॉमन सेंस से डेप्रीसिएशन है तो असेट पे ही चार्ज होगा। अच्छा फटाफट मुझे बताओ, डेप्रीसिएशन अगर तुम चार्ज करोगे तो असेट का वैल्यू बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? सर असेट का वैल्यू तो कम होगा, वो तो अपने ऊपर भी तो लिखा, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट। वेरी गुड। मुझे बताओ असेट का बेसिक बैलेंस क्या होता है? सर असेट का बेसिक बैलेंस डेबिट होता है। कम करने के लिए क्या करोगे? सर कम करने के लिए हम असेट को क्रेडिट करेंगे, तो लो बात खत्म हो गई। तो यहाँ पे अगर टू असेट अकाउंट, राइट? अच्छा ये जो असेट का वैल्यू कम हो उसके पीछे रीजन क्या है? सर उसके पीछे रीजन डेप्रीसिएशन है। तो बताओ डेप्रीसिएशन हमारे लिए क्या है? सर एक टाइप का लॉस है, लॉस का बेसिक बैलेंस क्या है? डेबिट है। तो डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन अकाउंट विल गेट व्हाट, डेबिटेड। क्लियर? चलो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि जो डेप्रीसिएशन है फॉर एग्जांपल 10%, कितना परसेंट है, 10%। तो बताओ 10% किसका लोगे, 5 lakhs का लोगे, 5,20,000 की 5,50,000? सर 5 lakhs में तो खरीदा था, 20,000 का कैरेज इनवॉल्व, 30,000 का इंस्टॉलेशन चार्जेस, तो उसका ओरिजिनल कॉस्ट हो गया 5,50,000, तो हम 5,50,000 पे चार्ज करेंगे। कितने पे चार्ज करेंगे, 5,50,000 पे। तो बताओ फटाफट 5,50,000 पे 10% कितना आएगा? सर 55,000।
समझा? ओके। तीसरा एंट्री क्या आएगा? तीसरा एंट्री भी एट द एंड ऑफ द ईयर आएगा। तीसरा एंट्री भी क्या आएगा? एट द एंड ऑफ द ईयर। क्या एंट्री आएगा? सर देखो, अगर मैं बात करूं तो ये जो असेट है इट इज रियल, कैश बैक भी रियल है, डेप्रिसिएशन नॉमिनल है और असेट रियल है। तो पूरे के पूरे सम में अगर मैं ध्यान से देखूं तो सिर्फ डेप्रिसिएशन ये नॉमिनल है। तो बताओ फटाफट, नॉमिनल एट द एंड ऑफ द ईयर कहाँ ट्रांसफर होता है? तो पीएनएल में। तो डेप्रिसिएशन को हम लोग क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन विल बी ट्रांसफर्ड कहाँ पे? ट्रांसफर्ड कहाँ पे? टू व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट? तो हमको क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? ठीक है सर। बताओ फटाफट, डेप्रिसिएशन अपने लिए क्या है? सर डेप्रिसिएशन इज वन टाइप ऑफ एक्सपेंस बोलो या फिर लॉस। एक्सपेंस तो नहीं बोल सकते क्योंकि हम लोग कोई खर्चा थोड़ी ना कर रहे, राइट? लेकिन रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट है तो इट इज वन टाइप ऑफ लॉस। लॉस का बेसिक बैलेंस डेबिट है। अब उस डेप्रिसिएशन को तुमको ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर करने के लिए डेबिट को हम कर देंगे क्रेडिट। तो डेप्रिसिएशन का बेसिक बैलेंस डेबिट है, ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट, तो वो हो जाएगा टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट विल गेट क्रेडिटेड। बताओ फटाफट वो कहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है? सर वो ट्रांसफर हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बात खत्म। तो एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। बोलो कितना डेप्रिसिएशन है? 55,000। तो जितना डेप्रिसिएशन है उतना ही वो क्या होगा? इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? अच्छा मुझे बताओ फटाफट, एक साल के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर असेट का वैल्यू कितना होगा? सर असेट का वैल्यू 5,50,000 था। अगर मैं टोटल ओरिजिनल कॉस्ट का बात करूँ उसमें से हमने 55,000 कम कर दिया, मतलब उसका वैल्यू कम कर दिया। तो अब उसका वैल्यू है 4,95,000। कितना वैल्यू है? 4,95,000। क्लियर? अच्छा अब मैंने क्या किया, एक साल में ही, एक साल में ही मैंने इस असेट को बेच दिया 4,50,000। कितने में बेच दिया? सेलिंग प्राइस कितना है? 4,50,000। तो बताओ फटाफट, प्रॉफिट हुआ या लॉस? सर अपने हिसाब से उसका वैल्यू कितना था? 4,95,000। तुमने कितने में बेच दिया? 4,50,000। सस्ते में बेचा। तो बताओ फटाफट, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? सर लॉस हुआ ना। कितने का लॉस हुआ? सर लॉस हुआ 45,000 का। बराबर है। चलो फटाफट मेरे को बताओ लॉस का बेसिक बैलेंस। सर लॉस का बेसिक बैलेंस डेबिट। और लॉस बोले तो कौन से अकाउंट में जाएगा? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। वेरी नाइस। इसका मतलब जो भी लॉस है, लॉस का बेसिक बैलेंस डेबिट होता है, इट विल बी ट्रांसफर टू पीएन, राइट? चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि उसी साल के एंड में, इन द सेम ईयर, मैंने एक साल यूज किया और उसको मैंने बेच दिया। फटाफट बताओ बेच के मुझे क्या मिलेगा? सर बेच के पैसा मिलेगा। कैश का बेसिक बैलेंस डेबिट। पैसा मिलेगा तो पैसा बढ़ेगा, तो वापस बढ़ाने के लिए क्या करोगे? सर डेबिट। तो इसका मतलब अगर मैं क्या कर रहा हूँ, सेल ऑफ असेट, तो एंट्री क्या आएगा? सर एंट्री आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। बराबर है। अच्छा मेरे को बताओ, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा मिलेगा? सर कितना पैसा मिलेगा? सर जितने में बेचोगे उतना पैसा मिलेगा, सेलिंग प्राइस। बताओ मैंने कितने में बेचा? सर 4,50,000 में। तो पैसा कितना मिलेगा? 4,50,000, राइट? अच्छा जिस दिन मैंने बेचा उस दिन उसका वैल्यू कितना था? अब मैंने बेचा कभी? एक साल के बाद। आफ्टर 1 ईयर उसका वैल्यू कितना था? देखो सर, उसका ओरिजिनल कॉस्ट था 5,50,000, जिसपे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था 55,000 का। तो उसका WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू था 4,95,000। मतलब जिस दिन असेट को बेचा उस दिन असेट का वैल्यू था 4,95,000।
अच्छा मुझे बताओ असेट हमने खरीदा है कि बेचा है? सर बेचा है। तो बताओ असेट आया कि गया? सर गया। अच्छा असेट बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? सर कम हो जाएगा। असेट का बेसिक बैलेंस डेबिट, कम करने के लिए क्रेडिट, तो यहाँ पे आ जाएगा टू असेट अकाउंट। मैंने यहाँ पे जानबूझ के ना एक लाइन छोड़ दिया है बीच में, देखो कैश बैंक और असेट के बीच में एक लाइन छोड़ दिया प्रॉफिट और लॉस के लिए। लॉस हुआ तो पीएनएल अकाउंट डेबिट होगा, प्रॉफिट हुआ तो पीएनएल अकाउंट क्रेडिट होगा। ओके, तो यहाँ पे टू असेट लिख दिया मैंने, यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू। फटाफट मुझे कॉस्ट प्राइस बताओ। सर कॉस्ट प्राइस है 4,95,000, 4,95,000। अब मुझे बताओ बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? सर डेबिट में 4,50,000 है, क्रेडिट में 4,95,000 है, सर बैलेंसिंग फिगर आएगा 45,000। कौन से साइड में? सर डेबिट साइड में, यहाँ पे आएगा। और मुझे बताओ फटाफट, डेबिट साइड में आया तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? सर डेबिट में हुआ तो लॉस हो गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग लॉस। समझा? अच्छा अब मैं ले लेता हूँ ब्लू मार्कर और मैं बोलता हूँ, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल सेलिंग प्राइस है 5 लाख। सेलिंग प्राइस कितना है? 5 लाख। तो बताओ फटाफट बेच के पैसे कितने मिलेंगे? सर बेच के पैसे मिलेंगे 5 लाख बराबर। उसका WDV कितना था? सर एक साल के बाद उसका जो WDV है सर वो तो 4,95,000 ही रहेगा। तुम कितने में भी बेचेगा तो भी उसका जो कॉस्ट प्राइस है इट इज गोइंग टू रिमेन सेम, तो जो कॉस्ट है वो तो 4,95,000 ही रहेगा, राइट। लेकिन अब जब मैं इसका बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करूंगा, अब जब मैं इसका बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करूंगा, नाउ डेबिट में देखो 5 लाख से, क्रेडिट में 4,95,000, तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो बैलेंसिंग फिगर 5,000 है, और वो 5,000 कौन से साइड में है? सर वो बैलेंसिंग फिगर है क्रेडिट साइड में। ओ इसका मतलब ये 5,000 क्रेडिट साइड में है, मतलब ये अपने लिए प्रॉफिट है, और प्रॉफिट है मतलब पीएनएल अकाउंट विल गेट क्रेडिटेड। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझा? तो अगर लॉस हो रहा है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट होगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो पीएनएल अकाउंट विल गेट क्रेडिटेड। ओके, समझा मैंने क्या बोला? श्योर? तो इन ऑल टोटल 4 जर्नल एंट्री है जो तुम लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो सबसे पहले परचेज ऑफ असेट। परचेज ऑफ असेट में असेट खरीद रहे हो, एंट्री क्या आएगा? असेट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। सवाल ये कि असेट का वैल्यू क्या लिखेंगे? असेट का वैल्यू क्या लिखेंगे? यूज करने से पहले जो भी खर्चा हुआ है सबका सबका टोटल कर लो और वो असेट के अकाउंट में डाल दो, राइट। दूसरा है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन कब चार्ज करोगे? सर देखो डेप्रीसिएशन तो हम लोग चार्ज करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। कब चार्ज करेंगे? एट द एंड ऑफ द ईयर। अच्छा मान लो मैंने 6 महीने यूज करके बेच दिया, तो भी एंड में ही करोगे? नहीं सर, फिर तो जब भी बेचा तभी डेप्रिसिएशन करके फिर बाद में बेचेंगे ना। जैसे मान लो आज खरीदा, 6 महीना यूज किया, फिर बेच दिया, तो 6 महीने का डेप्री करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसी पे तो तुम बेचोगे ना, राइट। तो डेप्रिसिएशन हम लोग कब करते हैं? पहली बात, हर साल के एंड में, हर साल के एंड में करना कंफर्म है। लेकिन अगर तुम ईयर एंड के पहले ही बेच देते हो, ईयर एंड के पहले ही तुम क्या कर रहे हो? मार्केट में जाके बेच देते हो, तो बेचते वक्त तो डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। जैसे मैंने आज खरीदा, 3 महीने में बेच दिया, तो 3 महीने का तो डेप्री करना पड़ेगा ना। 3 महीने में उसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू कम होगा, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करो, जितना भी वैल्यू है उसके हिसाब से तो मार्केट में उसको बेच दो। अंडरस्टूड? ठीक है। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं डेप्रिसिएशन कब चार्ज होता है? एट द एंड ऑफ ईयर। डेप्रिसिएशन इज नॉमिनल अकाउंट, एट द एंड ऑफ ईयर इट विल बी ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट। डेप्रिसिएशन अपने लिए लॉस है, बेसिक बैलेंस डेबिट है, ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट होगा एंड इट विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल। तो डेप्रिसिएशन का बेसिक बैलेंस डेबिट, ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट, तो पीएनएल क्या हो जाएगा? डेबिट। जर्नल एंट्री क्या आएगा बताओ फटाफट? सर पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। ओके, एंड फाइनली सेल। चलो फटाफट मेरे को बताओ, सेल अगर तुम कर रहे हो तो बेच के क्या मिलेगा? पैसा। कौन सा प्राइस मिलेगा? जितने में बेचोगे उतना मिलेगा, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट सेलिंग प्राइस। क्या दोगे तुम? असेट, तो असेट विल गो आउट, असेट का बेसिक बैलेंस डेबिट, कम करने के लिए क्रेडिट। तो नॉर्मल एंट्री क्या आएगा? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। कैश बैंक को किस पे रिकॉर्ड करोगे? सेलिंग प्राइस पे। असेट को किस पे रिकॉर्ड करोगे? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस बोले तो
WDV कौन सा WDV? WDV ऑन द डेट ऑफ सेल। WDV ऑन द डेट ऑफ, अच्छा WDV ऑन द डेट ऑफ सेल का मतलब जिस दिन बेचा उस दिन का वैल्यू, जिस दिन बेचा उस दिन का वैल्यू, और बाद में दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस रहेगा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, दैट विल बी योर प्रॉफिट और लॉस। लॉस हो गया तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आएगा, दैट विल बी P&L अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट हो गया तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आएगा, तो तुम लोग लिखोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अंडरस्टूड? श्योर? श्योर। तो ये जो भी हम लोग ने देखा ये एक नॉर्मल सा एंट्रीज है, नॉर्मल जर्नल एंट्रीज, ठीक है। अब मैं हम लोग यहाँ पे देखते हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग depreciation, methods of calculating depreciation। तो डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से अलग अलग मेथड्स है। अगर मैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रीसिएशन का बात करूँ ना, तो डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए ना बहुत सारे मेथड्स हैं, एक दो नहीं है, बहुत सारे मेथड्स हैं। लेकिन तुम लोगों का अगर मैं बात करूं तो तुम लोगों के लिए बेसिकली सिर्फ दो मेथड है। कितना मेथड है? दो। फर्स्ट वाला जो मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ओके। इसी को ना हम लोग FIM मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या बोलते हैं? सब फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड तो बोलते ही है, उसको ना हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ये भी बोलते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसी को ना हम लोग और एक नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। अब ये ऐसा नाम क्यों होता है? देखो नाम में लिखा है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, मतलब हर साल का डेप्रीसिएशन में फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि ना डेप्रीसिएशन जो है ना ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट होता है। मान लो मैंने 10 लाख का असेट खरीदा, 10% उसका डेप्रीसिएशन, तो 10 लाख पे 10% हर साल निकालोगे तो वैल्यू तो 1 लाख ही आएगा ना, क्योंकि तुम जो डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो वो ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट कर रहे हो, तो हर साल का ओरिजिनल कॉस्ट सेम है, तो हर साल का डेप्रीसिएशन भी क्या रहेगा? सेम। इसीलिए उसको हम लोग ना स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोलते हैं, ओके। अच्छा, दूसरा जो है सेकेंड मेथड उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं RBM मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं WDV मेथड। क्या बोलते हैं? WDV मेथड, ठीक है। सर ऐसे क्यों? अब सबसे पहली बात मुझे ये बताओ, क्या तुम लोगों को WDV मालूम है? हाँ सर, WDV का मतलब होता है रिटर्न डाउन वैल्यू। अच्छा, अगर हम लोग ऊपर देखें सर, ये क्या आपने लिखा तो है WDV, तो ओरिजिनल कॉस्ट में से जब हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हम लोग को WDV मिलता है। वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ इस साल का WDV कितना है? सर इस सम के हिसाब से 4,95,000। अब अगले साल डेप्रिसिएशन कितना होगा? सर देखो, अगर हम लोग FIM मेथड का बात करें तो हर साल 55 रहेगा। अगर RBM का मेथड का बात करें तो उसमें डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं होता है, डेप्रिसिएशन WDV पे होता है।
उस पे डेप्रिसिएशन किस पे होता है, WDV पे होता है। हर साल का जो WDV है धीरे 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 कम होता जाता है, क्योंकि असेट का वैल्यू माइनस करोगे डेप्रिसिएशन तो WDV कम होता जाएगा, राइट। तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं WDV मेथड। क्या बोलते हैं, WDV मेथड। क्यों WDV मेथड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग WDV पे कैलकुलेट करते हैं। किस पे कैलकुलेट करते हैं, WDV पे, ओके। या फिर उसको ना हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग ये नाम से क्या पता चल रहा है सर, रिड्यूसिंग मतलब कम हो रहा है। देखो यहाँ पे नाम था फिक्स्ड, फिक्स का मतलब हर साल का डेप्रिसिएशन का अमाउंट विल बी फिक्स्ड। यहाँ पे क्या लिखा है, रिड्यूसिंग। अभी अगर मैं रिड्यूसिंग का बात करूँ तो पहले साल में डेप्रिसिएशन 50,000, फिर दूसरे साल में 45,000, तीसरे साल में 40,000, 35,000, 30,000, मतलब हर साल जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। कैसे कम होगा, क्या कम होगा, हम लोग बाद में देख लेंगे, बट एज ऑफ नाउ सिर्फ सुन लो कि बाबा वो रिड्यूसिंग बैलेंस होता है, ओके। अच्छा, इसको ना हम लोग और एक नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। सर डिमिनिशिंग बैलेंस, अरे यार रिड्यूसिंग का मतलब डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग का मतलब रिड्यूसिंग, और दोनों का मतलब कम होना। तो हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट ना थोड़ा 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 क्या होता है, कम होते रहता है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ओके। अच्छा, अब तुम लोग को सिर्फ एक नॉलेज के हिसाब से सिर्फ बता देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का बात करूँ, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, तो डेप्रिसिएशन कैसे आता है। अगर मैंने तुम लोग को एक एग्जांपल दिया, ओरिजिनल कॉस्ट है फॉर एग्जांपल 5,50,000 जैसे कि अपने सब में था, राइट। उसका जो लाइफ है, लाइफ लाइफ है फॉर एग्जांपल 10 इयर्स, लाइफ कितना है, 10 इयर्स। आज खरीदो 10 साल चलेगा, ये लाइफ कंफर्म नहीं होता, इट इज एस्टिमेटेड। कोई भी एसेट जब हम लोग खरीदते, तुम जब मोबाइल खरीदते ये थोड़ी सोचते हो तुम मरने तक वो मोबाइल वही यूज करेगा। तुमको मालूम होता है आज खरीदा है तो 2 साल में 3 साल में खराब होने ही वाला है, तो अपने को नया तो लेना है, राइट। तो हम लोग कोई भी असेट खरीदते, कोई भी टीवी खरीदे, मोबाइल खरीदे, फ्रिज खरीदे, या कोई भी खरीदे, मशीन खरीदे, तो उसका कुछ ना कुछ लाइफ तो होता ही है, राइट। और उस लाइफ के बाद जब मैं उसको बेचूंगा तो मेरे को मिलेगा स्क्रैप वैल्यू। क्या मिलेगा, स्क्रैप वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल लेट अस अज्यूम 1,50,000, कितना मिलेगा, 1,50,000। 5,50,000 में खरीदो, 10 साल यूज करो, 10 साल यूज करने के बाद बेचोगे तो 1,50,000 मिलेगा, राइट। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे जेब से कितना गया, सर मेरे जेब से गया 5,50,000, 5,50,000 में से तुमको वापस कितना मिलेगा, सर 1,50,000, तो तुम्हारे जेब से नेट कितना गया, सिर्फ 4 लाख रुपए, वो भी कितने साल के लिए, 10 साल के लिए। तो बताओ एक साल का कितना हुआ, सिर्फ 40,000। तो बताओ फटाफट तुमने कैसे कैलकुलेट किया, मुझे वो भी तो बताओ। सर देखो मैं बताता हूँ आपको, मैंने मेरे जेब से पैसे डाले 5,50,000, बराबर, उसमें से 1,50,000 तो मुझे रिटर्न मिल जाएगा आफ्टर 10 इयर्स, बराबर। तो मेरे जेब से गए टोटल मिला के 4 लाख, और वो 4 लाख कितने साल तक मैं यूज करूंगा, 10 इयर्स। तो बोलो 5,50,000 माइनस 1,50,000 इज 4 lakhs, so 4 lakhs divided by 10 years, the answer is 40,000 per annum। ये per annum का मतलब एवरी ईयर, तो डेप्रिसिएशन हर साल का कितना रहेगा, 40,000 रुपीज, क्लियर। तो फटाफट मेरे को जरा फॉर्मूला बता दो, तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला। सर फॉर्मूला तो बहुत इजी है, बोलो फटाफट, डेप्रिसिएशन पर एनम, पर एनम बोले तो साल का, ओके। बोलो 5,50,000 क्या है, सर 5,50,000 जो है ना वो ओरिजिनल कॉस्ट है, वेरी गुड।
माइनस 1,50,000 क्या है सर? 1,50,000 जो है ना वो स्क्रैप वैल्यू है, तो लो माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय ये 10 इयर्स क्या है सर? 10 साल वो चलेगा, उसका लाइफ है, तो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। समझा कि नहीं? तो हर साल एवरी ईयर उसका जो डेप्रीसिएशन है वो कितना रहेगा? 40,000 रुपीज फिक्स्ड। ओके, चलो अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। चलो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट है वापस से 5,50,000, राइट। लाइफ है 10 इयर्स, स्क्रैप वैल्यू है 1,50,000 एंड रेट ऑफ डेप्रीसिएशन ले लेते हैं 10% पर एनम, 10% पर एनम। अंडर दिस मेथड हमारे लिए ना ये जो स्क्रैप वैल्यू है ना ये किसी काम का ही नहीं है। ये जो लाइफ है ना ये भी हमारे किसी काम का, कैलकुलेशन के काम का नहीं है। तो बताओ फटाफट व्हाट इज माय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सर? 10%। तो 10% किसका? सीधा ओरिजिनल कॉस्ट। किसका? ओरिजिनल कॉस्ट का। बहुत सारे स्टूडेंट ना कंफ्यूज हो जाते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करने के बाद उसका 10%। रॉन्ग। सीधा जो ओरिजिनल कॉस्ट तुम लोग को दिख रहा है उसका 10% ले लो, तुम लोग को डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, राइट। चलो अब मुझे बताओ ओरिजिनल कॉस्ट कितना है सर? ओरिजिनल कॉस्ट है 5,50,000, उस पर 10% कितना आएगा बताओ सर? 5,50,000 पे अगर मैं 10% का बात करूं तो सर वो आ जाएगा 55,000। वेरी नाइस। ये क्या है सर? डेप्रीसिएशन है। डेप्रीसिएशन का वजह से असेट का वैल्यू बढ़ेगा कि कम होगा सर? कम हो जाएगा, तो कितना होगा? 4,95,000। इस 4,95,000 को क्या बोलेंगे सर? WDV बोलेंगे। WDV कब? एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एक साल के बाद, राइट। अच्छा अब मैंने दूसरे साल भी यूज किया, 2 साल यूज हो गया। चलो बताओ दूसरे साल के एंड में क्या माइनस करोगे सर? फिर से माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन। कितना परसेंट सर? 10%। किसका सर? 10% WDV का। किसका? WDV का। इसीलिए तो इसका नाम WDV मेथड भी तो है, क्योंकि यहाँ पे जो डेप्रीसिएशन है वो हम लोग किस पे कैलकुलेट करते हैं? रिटर्न डाउन वैल्यू पे, राइट। तो फटाफट बताओ 4,95,000 का 10% कितना आएगा? 49,500। तो बताओ WDV कितना हो गया सर? WDV एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर विल बी कितना? 4,95,000 माइनस 49,500, उसका वैल्यू विल बी 4,45,500, राइट। चलो मान लो मैंने 2 साल यूज किया, उसको बेच दिया। बेच दिया तो माइनस कर दो सेलिंग प्राइस, कितने में बेचा? चलो फॉर एग्जांपल 4,20,000 में बेचा, 4,20,000। चलो बताओ कम दाम में बेचा कि महंगे में बेचा सर? 4,45,000 तो उसका कॉस्ट था, 4,20,000 में बेचा तो फिर कम दाम में बेचा, तो बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? सर लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ सर? लॉस हुआ 25,500 का। फटाफट बताइए लॉस का बेसिक बैलेंस सर? डेबिट। कौन से अकाउंट को डेबिट करोगे सर? पीएनएल अकाउंट। तो पीएनएल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कितने अमाउंट से होगा? 25,500 से। क्लियर। तो कभी भी रेट ऑफ डेप्रीसिएशन अगर दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, तो कभी भी उसका लाइफ स्क्रैप वैल्यू को क्या करने का? इग्नोर। सर अगर मान लो यहाँ पे दिया है रेट ऑफ डेप्रीसिएशन 10%, तो क्या करोगे? तो सीधा 10% ओरिजिनल कॉस्ट पे कितना आएगा बताओ सर? 55,000 आएगा। तो बात खत्म हो गया। एवरी ईयर डेप्रीसिएशन विल बी 55,000। कितना बोला मैंने? 55,000। तो हर साल एवरी ईयर डेप्रीसिएशन विल बी 55,000। तो अगर तुम लोगों को रेट ऑफ डेप्रीसिएशन दिया है तो डायरेक्टली ओरिजिनल कॉस्ट को कैलकुलेट करो और उसका अमाउंट कैलकुलेट करो। अगर वो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो वो एवरी ईयर डेप्रीसिएशन इज गोइंग टू रिमेन सेम। अगर वो WDV मेथड है तो हर साल डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद जो WDV आता है उसके ऊपर हम लोगों को डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा।
क्लियर? चलो, तो ये जो मेथड है, ये दो मेथड हम लोग ने देख लिया। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड जहाँ पे डेप्रीसिएशन हर साल का सेम होता है। सेकंड इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जहाँ पे हर साल का डेप्रीसिएशन कम कम होते रहता है। इफ यू सी यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो पहले साल का डेप्रीसिएशन 55,000 था, दूसरे साल में देखो 49,500। अगर और हम लोग और नीचे नीचे जाते और उसको यूज करते और उसका भी डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते तो और उसका डेप्रीसिएशन का अमाउंट एवरी ईयर थोड़ा कम कम होते जाता है, इसीलिए उसका नाम होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ऐसे टाइप्स। क्लियर? यस सर। अभी मुझे एक बात बताओ, ये जो दो मेथड हम लोग ने देखा, ये दोनों मेथड में जो हमको डेप्रीसिएशन मिला है ना, यहाँ पे भी डेप्रीसिएशन मिला, यहाँ पे भी हम लोगों को डेप्रीसिएशन मिला, तो ये जो डेप्रीसिएशन हमको मिला वो डेप्रीसिएशन क्या मिला? सर हमको जो डेप्रीसिएशन मिला दैट इज डेप्रीसिएशन पर एनम। क्या मिला? पर एनम। पर एनम का मतलब, अरे सर पूरे साल का। वेरी गुड, समझ में आ रहा है? तो एज ऑफ नाउ जो हम लोग ने कैलकुलेट किया है सिर्फ दो ही मेथड देखा है, आगे का मेथड मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। और भी मेथड्स है, मैं आराम से एंड में डिस्कस करूंगा, जब भी चैप्टर हम लोग एंड करने वाले रहेंगे तभी जो भी एक्स्ट्रा मेथड्स है वो डिस्कस कर दूंगा। एज ऑफ नाउ फिलहाल ये दो मेथड अपने लिए बहुत, राइट? अच्छा, ये जो दो मेथड मैंने बताया वो कौन से थे? सर मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रीसिएशन, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग, क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों में डेप्रीसिएशन अलग अलग अमाउंट आ रहा है, तो कैलकुलेशन का मेथड है ये, राइट? तो इसमें ना और एक मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। मेथड ऑफ व्हाट? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। उसमें क्या होता है, जर्नल एंट्रीज हम लोग अलग अलग टाइप से पास करते हैं। तो अभी फिलहाल मैं इस वीडियो में तुम लोगों को ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा कि उसमें क्या टाइप है, कैसा है, क्या है, वो हम लोग बाद में आराम से देखेंगे। तो एज ऑफ नाउ तुम लोग को ये दो मेथड समझ में आया, व्हाट इज एफआईएम मेथड, व्हाट इज आरबीएम मेथड? श्योर? कंफर्म? ठीक।